हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि बीए प्रोग्राम के माइनर पेपर सेकंड डिसिप्लिन और पेपर थर्ड डिसिप्लिन में जो शिक्षा की मूलभूत संकल्पना या विचार यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन। तो ये वाली जो आपकी बुक है, इसके अंदर से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आज जो है दो क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आपके पेपर में आने ही वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो दोनों क्वेश्चन कौन से हैं। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लेसन नंबर 4 में से हैं, यानी कि लेसन नंबर 4 से शिक्षा का नैतिक आधार, मानव स्वभाव, मूल्य और आदर्श। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वो दोनों क्वेश्चंस करने वाले हैं कवर। तो उन दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करेंगे मूल्य की और दूसरे वाले में हम आचार की, यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है मूल्य वाला है। तो इसको हम समझते हैं कि मूल्य का अर्थ क्या है। देखो, संस्कृत भाषा में मूल्य शब्द का अर्थ है मापन करने योग्य, अर्थात वह गुण या विशेषता जो मान करने योग्य या फिर जिसका मान किया जा सके। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी चीज को मेजर करना, किसी भी चीज की अगर हम बात करें कि इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम वैल्यू बोलते हैं ना। तो मूल्य का मतलब क्या है, वैल्यू। अब वैल्यू शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द वैलियर से निकला है। वैलियर से मतलब है, वैलियर अंग्रेजी अर्थ में एबिलिटी और यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस के लिए यूज होता है, यानी कि योग्यता, उपयोगिता और महत्व के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको सबसे पहले अगर मूल्य कहीं पर भी लिखे वो दिखेगा आपको क्वेश्चन में, तो सबसे पहले तो आपको इतनी लाइनें यहाँ पर लिखनी है कि ये है क्या। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये जो लाइनें दे रखी हैं ये आपको लिखनी है कि हम सब इन शब्दों को एक साथ देखें तो मूल्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है कि जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी छोटी सी चीज या भाव, विचार, इसकी योग्यता और महत्व को हम नापते हैं, आंकते हैं। ठीक है, और मूल्य वास्तव में आचरण का विषय है। मूल्यों को आचार विचार में समाहित करने की प्रक्रिया परिवार, माता पिता से प्रारंभ होती है। घर में से ही बताया जाता है ना कि किसको कितनी वैल्यू देनी चाहिए, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, बालक के समाजीकरण में परिवार की सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों के आदि आदि के द्वारा ही बालक जो है मूल्य निर्धारित होते हैं। परिवार के क्रियाकलापों से ही बालक में संस्कार भी बनते हैं। आप जिसको जितना ज्यादा वैल्यू दे रहे हो वही बच्चा भी जो है आपसे देखकर सीखने लगता है। संस्कृत साहित्य में मूल्य के लिए शील शब्द का प्रयोग भी किया है, जिसका अर्थ क्या था, सदाचार ग्रहण करना। ठीक है, सदाचार ग्रहण करना यानी कि मूल्य के लिए यहाँ पर एक शब्द जो है संस्कृत में यूज किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ इतना ही आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं आपको, यही आपको बस सिर्फ देखना है, सुनना है और अपने पेपर में लिख कर आ जाना है। अब एक और चीज आपको मैं बता दूं कि आप जब भी कोई आंसर लिखेंगे तो उसमें किसी भी एक राइटर, किसी भी एक विचारक का जो है जरूर नाम ऐड कर लीजिए। जैसे इसमें बार्डी के अनुसार क्या बोला गया है, उपयुक्तता या फिर चुने जाने की योग्यता को मूल्य कहते हैं। किसी भी चीज की उपयोगिता या फिर चुने जाने की योग्यता को क्या बोला जाता है, मूल्य कहा जाता है। तो ये आप जो बिल्कुल वहां पर हाईलाइट करके लिख दीजिएगा, क्योंकि टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप किसी भी राइटर के बारे में, किसी भी विचारक के बारे में आप वहां पर लिखते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं अब हम थोड़ा। तो मूल्यों के प्रकार की अगर हम बात, देखो मूल्य क्या है, मूल्य के प्रकार क्या है, ये आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है सामाजिक मूल्य यानी कि लोकाचार। देखो, सामाजिक मूल्य से आशय क्या है, उन मूल्यों से है जिनका निर्धारण समाज द्वारा किया गया है। ठीक है, जिनका अनुपालन उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना अनिवार्य है। कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें समाज के व्यक्ति को समाज में रहकर जो है उसको मानना ही पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति इन मूल्यों का अनुपालन नहीं करता, अगर वो इन मूल्यों को नहीं मानता है, तो वह समाज उस व्यक्ति को अनुपालन हेतु निर्देश भी देता है। ये सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं, जिसमें समय समय पर कुछ नए मूल्य जुड़ जाते हैं, तो कुछ पुरातन मूल्यों को समाज छोड़ देता है। सामान्य शब्दों में अगर हम बोले तो इन्हें लोकाचार भी कहा जाता है, यानी कि आप समाज में रह रहे हैं, समाज में जो चीजें बोली गई हैं उन सब चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपका सामाजिक मूल्य कहलाता है। उसके बाद में आता है, आप सामाजिक मूल्य तो हो गया, फिर उसके बाद आता है व्यक्तिगत मूल्य, यानी कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के भी कुछ मूल्य होते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत मूल्य से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो व्यक्ति किसी विशेष के लिए अनुपालनीय होते हैं, जिसका निर्धारण और अनुपालन करना दोनों ही व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करता है। इन मूल्यों का स्वरूप भी गतिशील और परिवर्तनशील होता है। समाज द्वारा व्यक्तिगत मूल्यों का ना तो निर्धारण ना ही अनुपालन कराया जाता है। ये पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, जैसे किसी विचारधारा पर विश्वास करना या ना करना किसी व्यक्ति विशेष के मूल्य पर निर्भर करता है। अगर मैंने आपको बोला कि भाई सूर्य जो है चौकोर है, तो ये आपका व्यक्तिगत मूल्य है, आप इसको मानो या मत मानो। ठीक है, तो इसमें कोई समाज का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि जो सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर ही निर्भर है कि आप व्यक्तिनिष्ठ हैं, कि आप पूरी तरीके से अपने विचारधाराओं पर विश्वास करें या ना करें। फिर आता है संवैधानिक मूल्य। संवैधानिक मूल्य कौन सा होता है, इसमें देखो, संवैधानिक मूल्यों से आशय है उन मूल्यों से है जिनका निर्धारण किसी देश के शासन शास्त्र या संविधान द्वारा किया जाता है, जो देश या समाज के मूल्य आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं, और इन मूल्यों का अनुपालन करना उस देश या समाज विशेष के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य होता है।
अगर हम बात करें कोई भी एक ऐसी चीज जो संविधान में लिखित है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, समानता इत्यादि, ये सब चीजें हमारे को माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उस समाज में रह रहे हैं, हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पर उस देश के संविधान के अंतर्गत संवैधानिक मूल्य दिए गए हैं और वो हमारे को मानने ही पड़ेंगे। उसके बाद में आता है आपका आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य क्या है? देखिए, आध्यात्मिक मूल्य से यहाँ पर तात्पर्य होता है उन मूल्यों से जो एक व्यक्ति के आत्मोन्नति के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि आत्मोन्नति के लिए, यानी कि आप अपने आप में विकास करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को ना, तो विकास करना चाहते हैं, तो जो विकास करना चाहते हैं तो जिनका अनुपालन व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मबल, सहनशीलता और सकारात्मक चिंतन के द्वारा ही विकास करता है। आध्यात्मिक मूल्यों के स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है, यानी कि आध्यात्मिक मूल्य क्या है? जो व्यक्ति खुद के लिए करता है, यानी कि आत्मोन्नति के लिए करता है, कि वो अपने आप को विकसित देखना चाहता है तो उसके लिए करता है। फिर आते हैं हमारे नैतिक मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निर्धारित आचार शास्त्र होता है, जो इस आचार शास्त्र में वर्णित नियमों को ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। नैतिक मूल्य की अगर हम बात करें तो व्यक्ति इन मूल्यों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं होता, किंतु इन मूल्यों का अनुपालन उसके द्वारा किया जाए उसकी अपेक्षा आवश्यक होती है। नैतिक मूल्य की स्वीकृति समाज में भी किया, जैसे कि बड़ों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, तो आपको ये आपके नैतिक मूल्य हैं। आप इन्हें मानो या मत मानो, समाज आपको इसके लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, बल्कि ये मूल्य जो है आपको अपने आप ही डेवलप करने पड़ते हैं, और आप इस चीज को मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो बेकार है, तो उसको आपको मानना चाहिए। तो ये नैतिक मूल्य में आता है। और अगर आपका क्वेश्चन बना के मूल्यों का विकास बताइए और इसके प्रकार बताइए, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मूल्यों का अर्जन जो है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, और समाज जीवन में सामंजस्य और अनुकूल करने के लिए मूल्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सामंजस्य का मतलब था तालमेल बैठाना, ठीक है, कि समाज में अगर हम तालमेल बैठाना चाहते हैं तो हमारे को इन मूल्यों को मानना पड़ेगा। मूल्यों के प्रति जागरूकता मूल्यों के अर्जन में सहायक होती है। माता पिता, परिवार और अन्य सदस्य, क्रीड़ा समूह और अन्य संस्थाओं मूल्य अर्जन में सहायक होती है। इस मूल्यों के अर्जन में अंतःक्रियाएं, सामाजिकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण स्थान लेती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि भाई इसमें भूमिकाएं किस किस की क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की भूमिका की। तो परिवार ही मानव मूल्य विकास की प्रथम पाठशाला है, जहाँ उसमें मूल्यों का विकास परिवार के सदस्यों के द्वारा ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। परिवार को एक आदर्श मूल्य विकास का स्थान बनाने के लिए पारिवारिक सदस्यों को भी उन मूल्यों का अनुसरण और प्रदर्शन करना चाहिए जिन्हें वे बालक के अंदर विकसित करना चाहते हैं। देखो, अगर जो चीज आप चाहते हो कि भाई बच्चा, बालक के अंदर ये चीज है निर्मित हो, तो बालक में जब भी वो निर्मित होगा जब वो परिवार के अंदर निर्मित होगी वो चीजें, क्योंकि इन अवस्था में बालक बहुत कुछ अनुकरण द्वारा सीखता है। जैसे आप बालक में सत्य बोलने का मूल्य विकसित करना चाहते हैं, परिवार के सदस्यों को पहले इस मूल्य को अपने में लाना होगा, तभी बालक के अंदर सत्य बोलने का मूल्य पल्लवित होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं झूठ और आप सोच रहे हैं कि बच्चा जो है वो कौन से मूल्य को अपनाए, वो सत्य मूल्य को अपनाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आपको परिवार के अंदर उन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा जो आप बालक के अंदर देखना चाहते हैं। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर, तो विद्यालय की भूमिका होती है। तो विद्यालय की क्या भूमिका है इसमें? विद्यालय बालक की प्रथम औपचारिक पाठशाला होती है, ठीक है, जहाँ पर वह ज्ञान अर्जन करता है। अब साथ ही साथ मूल्यों को भी अपने शिक्षकों से, मित्रों से, सहपाठियों को, इनको देखकर ही तो सीखता है। और फिर कक्षा कक्ष में जहाँ पर भी अनुशासन की बात करें, सहिष्णुता की बात करें, सद्भाव की बात करें, ये प्रत्यक्ष रूप से वो अपना रहा होता है विद्यालय के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें कि फिर दूसरी ओर अपने सहपाठियों से वो प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, दूसरों का आदर सम्मान करना जैसे मूल्य को अपना रहा होता है, कि जैसा विद्यालय का एटमॉस्फेयर होगा बच्चा भी उस तरीके से अपने आप में उस चीज को निर्मित कर लेगा। अब बात करेंगे भाई इसके अंदर आगे शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की क्या भूमिका है इसमें? तो देखो, विद्यार्थियों के मूल्य के निर्माण के अंदर और विकास की जिम्मेदारी ज्यादातर जो है प्रत्यक्ष तौर पर किसको होती है? शिक्षक को दी जाती है। अब शिक्षक की एक वो धुरी है, वो एक केंद्र है जो चारों ओर बालक के मूल्यों का निर्माण करता है, यानी कि उसके निर्माण चक्र की तरफ घूमता है। इसलिए शिक्षक को इस दायित्व के निर्वहन हेतु सदैव सजग रहना चाहिए कि विद्यालय में शिक्षक छात्र के आदर्श रूप होते हैं, और शिक्षक का चरित्र छात्रों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। साथ ही शिक्षक को भी हमेशा अपने आप को छात्रों के समक्ष आदर्श रूप में ही प्रतिबिंबित करना चाहिए, यानी कि टीचर भी कुछ ऐसा हो कि बच्चा उसको देखकर कुछ सीखने की कोशिश कर सके कि हाँ भाई इस टीचर के अंदर ये गुण है और इस शिक्षक के अंदर ये गुण है, तो उनको वो उन मूल्यों को अपनाए। शिक्षक को कक्षा में हमेशा सद्भाव, प्रेम का वातावरण निर्माण करना चाहिए, जिससे कि छात्रों में प्रेम बना रहे, सद्भाव जैसे मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो समाज की भूमिका आती है। समाज की भूमिका की अगर हम बात करें तो समाज हमेशा से ये चाहता है कि उसकी भावी पीढ़ी में उस समाज के मूल्यों का हस्तांतरण हो, यानी कि समाज में क्या होता है भाई, भावी पीढ़ी यानी कि आने वाली जो जनरेशन है, उस जनरेशन को वो चीज मिल सके जो चीज आज हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए समाज की जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है कि अपनी भावी पीढ़ी को उन आदर्शों और मूल्यों का अनुपालन करने के लिए जिन्हें समाज द्वारा बनाया गया है, समाज ने जो चीजें बनाई है उन सब चीजों को ही आगे तक बच्चा भी लेकर जाए। देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे थे समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को बालक को विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों से जोड़ना।
क्योंकि पुस्तकों के अंदर ही तो ये सब चीजें लिखी है कि हमारे पूर्वजों ने क्या करा, हमने क्या करा, फिर हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी, भावी पीढ़ी होगी, वो भी किससे जान पहचान बना पाएगी, अपनी पुस्तकों से। कि पुस्तकों के द्वारा ही उसको पता चलेगा कि भाई आगे आने वाली चीजों में हमें किस तरीके से रहना है। तो ये सामाजिक भूमिका है, यानी कि समाज की भूमिका है। अब इसमें से अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आचार। अब आचार का अर्थ क्या है, इसकी प्रगति क्या है, इसका विकास क्या है। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना है, देखो आचार क्या है, मूल्य तथा आदर्श तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आदर्श भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मूल्य भी और आचार भी, तीनों एक दूसरे से अलग अलग करके देखना पड़ेगा, थोड़ा कठिन है। पर आचार व्यक्ति के व्यक्त करने वाले भाग से जुड़कर आचरण बनता है, या आप किस तरीके से सामने आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस आचरण को प्रभावित करने वाले अनेकानेक कारणों हो सकते हैं, और जिसमें से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल्य एक प्रमुख स्थान रखते हैं। मूल्य मनुष्य को सही और गलत का एक बहुत ही बृहत निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। मूल्य क्या करता है, मनुष्य को सही और गलत लेने का एक बड़ा निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। मूल्य मनुष्य को स्वयं के लिए लाभ हानि से ऊपर उठाकर, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। और आदर्श मूल्यों को बल प्रदान करने वाली नींव के रूप में समझे जा सकते हैं। या आदर्श क्या है, वो मूल्य को बल प्रदान करने वाली एक नींव है। अब यहाँ पर हम देखें अगर सच में, तो फिर आचार का जो अर्थ है वो क्या है। तो देखो आचार का अर्थ यहाँ पर बताइए, जीवन के सभी क्षेत्रों में आचरण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मानवीय व्यवहार में आचार को ही आचरण की तरह समझा जा सकता है। शिक्षा मानव जीवन के विकास के लिए की गई अत्यावश्यक साधन या प्रक्रिया है। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के एक भाग के रूप में ही माना जाता है। कि शिक्षा एक शिक्षा जो है महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षक जो है, उनको आचार्य कहे जाने से भी हम शिक्षक के आचरण की महत्वता को समझ सकते हैं। अब आचार की जो वो है प्रगति है वो क्या है। आचार की प्रगति की अगर हम बात करें तो ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये सही गलत को थोपने की प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं है। आचार की प्रगति को हम इसी संदर्भ में समझ सकते हैं। हमारे लिए शिक्षा क्षेत्र में आचार की प्रगति को शिक्षक के आचार की प्रगति और छात्र छात्राओं के आचार की प्रगति के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। शिक्षक के आचार की प्रगति उन सभी जटिलताओं का स्वीकार करती है जो उसके पेशेवर कार्य की प्रगति का भाग है। यानी कि जो भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं उसके बारे में ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करती है चीजों को। अब इसका विकास अगर हम बात करें तो भाई इसका विकास कैसे हुआ, देखो 21वीं सदी में तेजी से बदलते वैश्विक स्वरूप में लोकतंत्र, नागरिकता और सह अस्तित्व और वैश्विक जैसे अनेक विषय मानव के आचार के विकास में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक शिक्षक के आचार में आचार्य का विकास यह दर्शा पाएगा कि वह किस प्रकार अपने सभी शिष्यों के साथ समानता का व्यवहार करता है। तो देखो सबसे पहले है मानवीय गरिमा का विकास। स्वयं की गरिमा के साथ साथ अपने छात्र छात्राओं की गरिमा का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अध्ययन, स्वाध्याय पर ध्यान देने के साथ ही अपने छात्र छात्राओं को भी अध्ययन के लिए प्रेरणा स्रोत होना पड़ेगा। ठीक है, मूल्यांकन के मापदंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चीजें क्या बताता है, देखो मूल्यांकन के मापदंड में बताया गया है कि छात्र छात्राओं के मूल्यांकन में उसके व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न अवयवों को सम्मिलित करना। जैसे कि अगर हम बात करें उसके सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सौंदर्य बोध, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि दिशाओं में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का भी अंग माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। खुशी और संतोष, अपनी खुशी के साथ अपने शिष्यों की खुशी का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब भी हमारा इसमें आता है। ये भी आचार्य के एक आचार का विकास का द्योतक माना गया है। आधुनिकीकरण की बात करें तो आधुनिकीकरण में क्या बोला गया, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को देश काल परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करना। कि भाई बच्चे को आने वाले टाइम में चीजों को दिखाना है ना, समझाना है कि भाई क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप डालकर आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होना। ठीक है, ये भी आचार का विकास है। और कल्पनाशीलता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनी बनाई संकल्पना पर यदि मानव लगातार चलता रहे तो मानव विकास थम जाएगा। इसीलिए और भी नई नई ऊंचाइयों को देखने के लिए उसको जो है कल्पना करनी पड़ेगी, उसको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। विशेष विशेषज्ञता की अगर हम बात करें, विशेषज्ञता अपने विषय की विशेषज्ञता को अधिक प्रबल करते रहना किसी शिक्षक के आचार को और भी अधिक सार्थक बनाता है। अगर अपडेट होता रहता है सारे टीचर, तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और बच्चों को और ज्यादा वो अच्छे लगने लगते हैं। व्यक्तिगत समस्याओं की बात करें तो सभी मांगों की तरह एक ही शिक्षक की भी बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। उन सभी समस्याओं का उनकी जीवनचर्या पर भी प्रभाव होगा, और अपने आचरण में उन समस्याओं के कारण छात्र छात्राओं पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करना आचार के विकास को दर्शाता है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक की व्यावसायिक जो विशेषता है वो क्या है। शिक्षक का कार्य अन्य व्यवसायों से अलग है। अन्य व्यवसायों को अपने कार्य को भली प्रकार से करने के लिए जिनके लिए वे कार्य कर रहे हैं उनके साथ व्यक्तिगत संबंधों के निर्माण की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी कि शिक्षक को होती है। अब एक शिक्षक को क्या होता है,
कि वो जो है क्या कहते हैं किसी भी वेबसाइट, जैसे कि और वेबसाइट जो है जितने भी बिजनेस है, तो उन बिजनेस से सबसे ज़्यादा बिल्कुल अलग वेबसाइट जो है, यानी कि उनका जो काम है वो आपका टीचिंग का है। अब इसके अंदर जो है एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका जो लेसन नंबर 4 था यहाँ पर इसमें कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।